और ये माइक है। जो मैं ऑफ ही रखूंगी। थोड़ा सा दिखा दे पहले शुरू में कि मैं ही हूँ। कुछ नहीं होता, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलिए बोले जरा, इसमें बोले ये लगाए पीछे ही, कुछ नहीं होता। स्टूडेंट से बोले यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा आवाज आ रही है कि नहीं? कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम क्लास। साकिब आपको आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताओ लिख के। हरी अब जी मैम आ रही है, आगे अंदर भी है।
चलिए आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आए तो नहीं, वो आपका मसला नहीं है, ठीक है। अब उनका है कि वो कब आते हैं कब नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये यहाँ जितने पे भी 5 से ज़्यादा है पर ऊपर से 5 शो कोई हो रहे बात हैं। नहीं, कुछ नहीं होता। हिना रसूल हफ्सा, ठीक है। तो आपकी एट द एंड अपना रजिस्टर है आपका, तो उस पर भी अटेंडेंस लेनी है, इस पर भी अटेंडेंस मुझे सिर्फ पेन में ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। वो बता देते हैं, बस आप पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। जो बच्चे नहीं, मैसेज जो है ना, रिप्लाई नहीं आया, ये शो होंगे इस तरह से आएंगे। सबसे पहला मैसेज पहले नंबर पे आएगा, ठीक है, नीचे नहीं आएगा। सबसे ऊपर हम ये समझते थे ना, लेकिन ये यहाँ पर आएगा। क्लियर? ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके क्लास, आज क्लास अभी तक सारे स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन मुझे नहीं शो हो रहे, बट 15 मिनट्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, इम्यूनिटी सेल्स और इम्यूनिटी ऑर्गन्स, इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो है मेन जो इशू आप लोग को आया था, आप लोग साइटोकाइन्स के बारे में जानना चाहते थे कि क्या है। इसलिए इस चैप्टर में, इस लेक्चर में आप लोग को बताऊंगी साइटोकाइन्स, व्हाट आर एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, इम्यून रिस्पॉन्सेज, व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, and what is routine schedule of immunization. Okay, first of all, what are cytokines? As this word describes, cytokines, which is also known as aminocytokines, it is a Greek word. Cyto mean cell, kainos mean movement. So we can define cytokines as a group of low molecular weight regulatory proteins secreted by white blood cells and variety of other cells in the body in response to a number of inducing stimuli. These stimuli which induce the cytokines production. These are foreign antigens, foreign pathogen, microorganisms and toxins. So ये साइटोकाइंस काम क्या करते हैं? साइटोकाइंस की प्रोडक्शन के बाद बेसिकली इनका काम जो होता है वो ऐसे मैसेंजर होता है। मैसेंजर में क्या होता है कि वो एक सेल से मैसेज दूसरे सेल में कन्वे करता है, और इस तरह ये मैसेंजर के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। सेकेंड इनका क्या फंक्शन आ गया है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन है, कि एक सेल का मैसेज दूसरे सेल में कन्वे कर कर उनको आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ओके क्लास, गॉट दिस? यहाँ कुछ मैंने साइटोकाइंस के ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिनमें साइटोकाइंस के बारे में बताया है, फ्रॉम वेयर दी साइटोकाइंस आर सिक्रेटेड एंड वेयर दी साइटोकाइंस एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरल्यूकिन 1, दिस इंटरल्यूकिन 1 जो है वो सिक्रेट होता है मोनोसाइट्स और एंड मैक्रोफेजेस, और ये सिक्रीट होने के बाद जो है अपना टारगेट सेल कौन सा है इसका? हाइपोथैलेमस इसका जो है टारगेट सेल है। हाइपोथैलेमस पर जाकर एक्ट करने के बाद ये क्या करता है? फंक्शन इनका क्या है? फीवर इंड्यूस करवाते हैं। ओके क्लास, सेकंड इसके एग्जांपल साइटोकाइंस में है इंटरल्यूकिन 3। ये मैंने जस्ट ऐसे मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखी हैं। इंटरल्यूकिन 3 जो है ये इस कहाँ से सिक्रीट हो रही है? टी हेल्पर सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स मैंने आप लोगों को बताया थे कि टी लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं और सेकंड जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं। और टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो इन साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। ये साइटोकाइंस को रिलीज करने के बाद इंटरल्यूकिन 3 जो है वो कहाँ जाकर एक्ट करता है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पर जाकर एक्ट करता है, और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का फंक्शन बेसिकली क्या होता है? ग्रोथ हो रही होती है सेल्स की वहाँ पर, तो ये वहाँ जाकर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पर एक्ट करके उनकी ग्रोथ को क्या है? सपोर्ट करता है ग्रोथ को, और डिफरेंशिएशन सेल्स की डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इनकी है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। इनकी जो सिक्रीशंस जो है सिक्रेटेड सेल्स डिफरेंट है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं मैक्रोफेजेस से, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर
बीटा रिलीज हो रहे हैं टी हेल्पर सेल से एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल से, और इनका जो है टारगेट सेल्स जो है ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। दोनों के अल्फा एंड बीटा जो है इनके टारगेट सेल्स सेम है, ट्यूमर्स एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मतलब जो सेल्स इन्फेक्टेड हुए हुए हैं। इनमें जाकर इनका फंक्शन बेसिकली वहाँ पर एक्टिविटी क्या शो होती है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। जैसे हमें पता चल रहा है कि टी हेल्पर साइटोटॉक्सिक सेल्स का मेन इफेक्ट क्या होता है, सेल्स को किल करना होता है। तो जो सेल्स ट्यूमर सेल्स होते हैं या इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं उनको जाकर किल करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल जो है साइटोकाइंस में है इंटरफेरॉन अल्फा एंड बीटा। इनकी जो सिक्रेशन जो है ल्यूकोसाइट्स और फिब्रोब्लास्ट से हो रही है, और ये कहाँ पर जाकर एक्ट कर रहे हैं, अनइन्फेक्टेड सेल्स। ऊपर से मैंने आपको बताया ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड बीटा ये दोनों जो हैं इन्फेक्टेड सेल्स पर जाकर एक्ट करते हैं। ये जो इंटरफेरॉन अल्फा और एंड बीटा ये अनइन्फेक्टेड सेल्स पर, अनइन्फेक्टेड सेल्स में पर जाकर एक्ट करेंगे और वहाँ जाकर अपनी एक्टिविटी क्या शो करेंगे, इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशंस, मतलब वायरल की जो इन्फेक्शन हुआ है मजीद उसकी वायरल की रेप्लिकेशन को जाकर स्टॉप करेंगे। ओके क्लास, okay, next topic is what is antibodies. Antibodies, we can define antibodies are which are globulin proteins that react with antigen that stimulated their productions. These antibodies which are secreted by B lymphocytes, मैंने आपको क्लास लास्ट लेक्चर में बताया था कि lymphocytes में टू टाइप्स हैं, B lymphocytes एंड T lymphocytes. B lymphocytes पर जब कोई एंटीजन आता है उस कंडीशन में ये एक्टिवेट होते हैं, और किस दो टाइप्स के सेल्स में इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, प्लाज्मा सेल्स में एंड मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स जो है वो बेसिकली जो है एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। So secreted by B lymphocytes, basically plasma cells, plasma B cells of the adaptive immune system, mostly by differentiated by B cells called plasma cells. What is the function of these antibodies? Basically इनका जो main function है वो neutralization और ऑप्सोनाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन आई है तो ये उनको जाके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट होती हैं और उस एंटीजन को इनगल्फ करके उनके एक्सक्रीशन में हेल्प करके जो है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके क्लास, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज? हेलो क्लास, आपने मुझे क्या रिपीट करने के लिए कहा है? मुझे वो टॉपिक बताएं, स्टार्ट से कह रहे हैं रिपीट करने के लिए, या ये जो अभी मैंने पढ़ाई है स्लाइड एंटीबॉडीज की, या टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ साइटोकाइंस?
ओके क्लास, ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है साइटोकाइंस की जो मैंने इसके एग्जांपल्स बताई हैं या साइटोकाइंस के बारे में थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कर दूँ। तो साइटोकाइंस जो है वो मैंने आपको बताया कि ऐसे मैसेंजर्स या फिर किसी भी एक सेल का मैसेज दूसरे सेल तक कन्वे करने में हेल्प करते हैं। तो इनका बेसिकली फंक्शन जो मैं बता रही हूँ कि ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ मैसेज लेकर जाते हैं और क्या फिर वहाँ पर फाइनल इनका एक्शन शो होता है। तो इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताई थी साइटोकाइंस की, विच आर इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड बीटा, इंटरफेरोन अल्फा एंड बीटा। तो इंटरल्यूकिन 1 जो है वो मैंने बताया था कि ये इंटरल्यूकिन 1 जो साइटोकाइन है ये कहाँ से रिलीज हो रहा है। तो दो सेल्स जो हैं इससे रिलीज कर रहे हैं, वो जो है मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस है। ओके, यस, साइटोकाइंस एक्ट एज ए मैसेंजर। तो ये मैसेज के तौर पर एक्ट करेंगे और कहाँ से सिक्रीट होंगे, कहाँ तक मैसेज लेकर जा रहे हैं, ये इसका बेसिकली मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ जाकर एक्ट करेंगे और इनका फाइनल एक्शन किस टाइप का शो होगा। मैसेज क्या है तो इसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ तो एक्शन शो होगा ना। तो ये मैंने आपको बताया इस टेबल में कि कौन सा साइटोकाइन कहाँ से रिलीज हो रहा है, कहाँ जाकर एक्ट हो रहा है, मतलब कहाँ वो मैसेज लेकर जा रहा है और फिर फाइनल इसका एक्शन क्या शो हो रहा है। तो इस टेबल में ये 3 बातें ही क्लियर की गई हैं। हाँ, मैं आप लोग को दूंगी ये पीपीटी सारी। ओके, तो क्लास इनमें से अब मैंने कुछ जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड बीटा का मैंने बताया कि ये अल्फा जो है वो मैक्रोफेजेस सेल सिक्रिएट कर रहे हैं और बीटा जो है वो टी हेल्पर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स विच आर द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो बेसिकली इन्हें क्या है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा जो है वो कहाँ से टी लिम्फोसाइट से सिक्रिएट हो रहे हैं और कहाँ पर ये मैसेज लेकर जा रहे हैं, ट्यूमर एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मतलब ट्यूमर सेल्स जहाँ पर ट्यूमर हुआ है वहाँ पर ये जाकर अपना एक्शन मैसेज लेकर जाएंगे और फिर एक्शन फाइनल वहाँ पर क्या होगा, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट में क्या होगा कि सेल्स जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको जाकर किल करेंगे। ओके क्लास, अब क्लियर हुआ। एंटीबॉडीज मैंने आप लोग को बता दी हैं, ठीक है। ये भी जो है बी लिम्फोसाइट्स जिसके जो कि प्लाज्मा सेल्स हैं वहाँ से सिक्रीट हो रही हैं और इनके भी फंक्शंस न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन है। ओके, स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये जैसे ये पिक्चर से शो हो रहा है डायग्राम से, तो ये वाई शेप में एंटीबॉडीज होती हैं। Y shape, it is a Y-shaped structure which consists of 4 polypeptides, 2 heavy chains and 2 light chains. क्लास जैसे ये पिक्चर्स को ध्यान से देखें, इसमें बताया गया है 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स हैं। ये बाहर आउटर जो हैं वो दिखाई दे रही हैं वो लाइट चेन्स हैं, इनर साइड पे जो हैं वो हैवी चेन्स हैं। ओके, अब इन हैवी और लाइट चेन्स में भी 2 रीजन्स बताए गए हैं। जो ऊपर वाला रीजन है वो वेरिएबल रीजन है और ये जो नीचे से एंड तक है, मतलब ये सेकंड पार्ट और ये एंड तक, ये हैवी रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है। ओके क्लास, इसमें 2 मैंने बातें बता दी हैं, लाइट चेन और हैवी चेन। इसके साथ ही मैंने आपको रीजन्स के बारे में बताया, चाहे वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन्स। वेरिएबल क्लास इधर देखें, दिस स्ट्रक्चर अलाउज एंटीबॉडीज। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह, मतलब ये क्यों इस तरह का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का बना गया है। ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर अलाउज एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स टू कैरी आउट देयर डुअल फंक्शंस लाइक एंटीजन बाइंडिंग। एंटीजन बाइंडिंग क्या है कि एंटीजन इस एंटीबॉडीज के साथ आकर अटैच होगा और बायोलॉजिकल एक्टिविटी मेडिएशन, और सेकेंड में ये है कि अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करना। इनका 2 बेसिकली मेन फंक्शंस हैं। क्लास इधर मैं आप लोगों को बताऊंगी वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन वो है द रीजन दैट चेंजेस टू वेरियस स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन डिफरेंसेस इन एंटीजन इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि वेरिएबल नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीजन। जैसे एंटीजन का स्ट्रक्चर होगा अकॉर्डिंग टू देयर एंटीजन स्ट्रक्चर, दिस एंटीबॉडीज आल्सो चेंज देयर वेरिएबल रीजन
एंड वो जो एंटीजन है वो इसके साथ आकर सही उसी शेप में अटैच हो जाता है। बट जो कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन अपनी किसी भी एंटीजन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। रीजन दैट हैज अ कांस्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। ओके क्लास। Next is what are the types of these antibodies? Basically 5 main types है antibodies की, which are IgG, IgM, IgA, IgE and IgD. इस टेबल में मैं इनको सबको एक 1 by 1 करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। IgG इनमें मैंने अब बेसिकली 4 बातें कवर की हैं। सबसे पहले ये कि इन पांचों एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन जो है सीरम में कितनी है। सेकंड ये कि इनका रिस्पॉन्स किस इम्यूनिटी के किस रिस्पॉन्स में ये अपीयर होती हैं। थर्ड इनकी मैंने बताया है कि इनका लाइफ स्पैन कितना है, कितने लाइफ स्पैन के बाद ये जो है एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं। और फोर्थ पॉइंट पे मैंने इनके कुछ जो है करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो डिफरेंट सबकी एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, सबसे पहले IgG क्लास मुझे आप लोग बताएंगे कि ये जो लास्ट मैंने उसका स्ट्रक्चर बताया वो आप लोग को क्लियर हो गया। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। निम्रा, आप मुझे कोई भी मैसेज लिख कर बताएंगे आप ऑनलाइन अभी हैं या नहीं हैं। निम्रा, मैं आपसे कह रही हूँ। Class, okay. Types of antibodies. What is IgG? IgG constitute about 80% of total serum immunoglobulins. मतलब सीरम में जितनी भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है उनमें से 80% जो है सबसे ज़्यादा जो है IgG ब्लड में प्रेजेंट होती है। और ये कब प्रेजेंट होती हैं, कब अपीयर होती हैं? प्रेजेंट इन सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये मैं भी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स में इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में क्लियर करूंगी। 2 टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स में IgG इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है ये बात MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि IgG प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में अपीयर होती है या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। और इनकी हाफ लाइफ जो है वो 20 डेज है। 20 डेज के बाद ऑलमोस्ट जो है इनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। और ये जस्ट IgG एंटीबॉडीज़ हैं जो कि क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 4 टाइप्स हैं वो कोई भी एंटीबॉडीज़ जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। सेकेंड टाइप इज़ IgM. IgM constitute about 5 to 10% of total serum immunoglobulins. तो जैसे IgG सबसे ज़्यादा 80% थी, IgM जस्ट 5 to 10% है सीरम में प्रेजेंट होती हैं। और IgM की मेन बात जो है वो है प्रेजेंट इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रेजेंट हैं और IgG जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती हैं। इनकी थर्ड बात यह है कि इनकी हाफ लाइफ जो है अबाउट 5 डेज है। और इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं कि इन सब में से पांचों में से जो सबसे ज़्यादा जिसका वेट है या साइज स्ट्रक्चर है वो IgM हैवी एंटीबॉडीज है। ओके, एंड इनमें जो है पेंटामर्स हैं और इनमें 10 बाइंडिंग साइट्स हैं। 10 बाइंडिंग साइट्स मीन कि 10 डिफरेंट साइट्स पर जो है एंटीजन आकर अटैच हो सकता है। थर्ड टाइप इज IgA. जी हीरा, ठीक है। ओके, थर्ड टाइप इज IgA. IgA constitute about 10 to 15% of total serum immunoglobulins. तो 10 से 15% मतलब IgM से इनकी कंसंट्रेशन जो है सीरम में थोड़ी ज़्यादा है। और इनकी हाफ लाइफ भी सेम IgM जैसी 5 डेज है।
और फाउंड इन बॉडी सिक्रीशंस, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? बॉडी सिक्रीशंस जैसे सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क एंड म्यूकस में ये प्रेजेंट होती है IgA। फोर्थ टाइप इज IgE। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो फर्स्ट मैंने 3 आप लोग को बताई हैं। फाउंड IgE जो है कंसंट्रेशन जो है इसकी सीरम में 0.3 माइक्रोग्राम पर ml और इसकी हाफ लाइफ जो है अबाउट 2 डेज है। मेडिएट इसका रोल जो है, इसका फंक्शंस जो है वो कहाँ पर है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जो इसकी फर्स्ट टाइप मैंने आप लोगों को बताई थी, इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में ये IgE एंटीबॉडीज अपना रोल प्ले करती है। फिफ्थ टाइप जो है वो IgD है। IgD की जो है सीरम में कंसंट्रेशन अबाउट जो है 0.2% है, जस्ट सबसे कम। और उसके बाद फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स की आउटर सरफेस पर जो है IgD एंटीबॉडीज मोस्टली प्रेजेंट होती हैं और उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। किसी भी एंटीजन की अपीयरेंस में जब कोई एंटीजन आता है तो ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या होता है? बी सेल्स की एक्टिवेशंस भी अपना फंक्शन प्ले करती हैं। Yes, anaphylactic reactions, रोशना। ओके क्लास, क्लियर है? 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ये आप लोगों ने इसमें जो सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि सीरम में इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 5 टाइप्स की ही आप लोगों ने याद रखनी है। मोस्टली जो है IgG, IgM और IgA, इनकी कंसंट्रेशन याद रखनी है। सेकंड बात जो मैंने बताई है कि इनका इम्यूनिटी में रोल, किस इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, प्राइमरी में कौन सी है और सेकेंडरी में कौन सी है, इनकी हाफ लाइफ के बारे में बताया गया मैंने। थर्ड मेन बात जो है इनकी हाफ लाइफ है। ओके क्लास, क्लियर? इसमें मैंने आप लोग को जैसे बताया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी और सेकेंडरी में कौन सी है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? व्हाट इज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स? इट इज द रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम व्हेन इट कॉन्टेक्ट्स टू एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी एंटीजन जो है फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आएगा तो जो इम्यूनिटी हमारा रिस्पॉन्स शो करती है उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीजन आया था, फर्स्ट टाइम रिएक्शन शो हुआ था, वही सेम एंटीजन जब सेकंड टाइम हमारी बॉडी में आएगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तब जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। सो वी कैन डिफाइन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम व्हेन इट कॉन्टेक्ट्स टू एन एंटीजन फॉर द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम्स। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम्स मीन कि फर्स्ट टाइम आया तो फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा, सेकंड टाइम आया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आया, और थर्ड टाइम, थर्ड, फोर्थ, मतलब उसके बाद जितनी बार भी आएगा तो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स उसमें इन्वॉल्व होता है। ओके क्लास? क्लास इस टेबल में जो है कंपैरिजन बताया गया है, कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। इसमें कंपैरिजन में सबसे पहले जो है रिस्पॉन्स बताया है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कब होगा? जब फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीजन, कोई भी पैथोजन जो फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आकर इन्फेक्शन कॉज करेगा तो उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कह रहे हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा है? दिस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम्स। इसमें एंटीबॉडीज कौन सी इन्वॉल्व हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मैंने आपको फर्स्ट जब एंटीबॉडीज की टाइप बताई है तब बताया है IgM जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है, IgG सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में डिफरेंट है। जब प्राइमरी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन होती है तो उससे रिलेटेड जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उनकी क्वांटिटी जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। वही एंटीजन जब दोबारा आएगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीजन जो बनेंगी वो प्राइमरी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सेज। इसमें फर्स्ट टाइम जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिव होती हैं, एंटीजन के अगेंस्ट काम करती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है उनका ड्यूरेशन आता है रिस्पॉन्सेज का।
फिफ्थ पॉइंट इज एंटीबॉडीज डिटेक्टेड इन ब्लड। कब डिटेक्ट होती हैं एंटीबॉडीज? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कब डिटेक्ट होती हैं और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में कब डिटेक्ट होती हैं? प्राइमरी में जब कोई फर्स्ट टाइम एंटीजन आया है तो उसके आफ्टर 7 to 10 डेज बाद जो है एंटीबॉडीज जो है ब्लड में डिटेक्ट होती हैं। बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो मैंने आपको बताया रैपिड होता है, तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में जस्ट 3 to 5 डेज के बाद एंटीबॉडीज जो हैं ब्लड में हमें आइडेंटिफाई होती हैं। इसमें रिस्पॉन्डिंग सेल्स कौन से हैं? नेवी बी सेल्स एंड टी सेल। कौन कौन से सेल इसमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं? नेवी बी सेल। नेवी मीन वो है ऐसे बी सेल्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन होगा किसी भी एंटीजन के साथ, मतलब उससे पहले जो है वो बिल्कुल फ्रेशली बी सेल सिक्रेटेड सेल थे और उनका किसी किस्म के एंटीजन से कभी कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ था। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में नेवी बी सेल्स और टी सेल्स इन्वॉल्व हैं, बट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होंगे। मेमोरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? मैंने आप लोग को बताया था कि बी लिम्फोसाइट्स जब भी किसी एंटीजन की कंडीशन में जब स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो वो दो सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक प्लाज्मा सेल और दूसरे जो है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी सिक्रीट करनी होती हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट जिसके लिए वो एक्टिव हुए हैं, और जो मेमोरी सेल्स बनते हैं उनका टाइम जो है बाद में इम्यूनिटी प्रोवाइड करना होता है, मेमोराइज करना होता है। तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं इनका बेसिकली फंक्शन जो है उसके एंटी इम्यून रिस्पॉन्स में शो होता है। मैंने आप लोग को इनका डिफरेंस भी बताया था कि प्लाज्मा सेल्स जो है इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, बट मेमोरी सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग होता है। लॉन्ग टाइम के लिए ये सेल्स अलाइव रहते हैं, एंटीबॉडीज अलाइव रहती हैं। ओके सेल क्लास क्लियर? क्लास अभी किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि जो एंटीजन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम होना क्या इनका ज़रूरी है? हाँ, कोई एंटीजन अगर सेम होगा तब भी वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा, अदरवाइज अगर हर टाइम हर बार जो है न्यू एंटीजन आ रहा है, डिफरेंट टाइप का आ रहा है, तो उसमें जस्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, उसमें सेकेंडरी तक की बात नहीं आएगी। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जस्ट तब होगा जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जो पहले एंटीजन आया है वही दोबारा से एंटीजन हमारे पास आकर इन्फेक्शन कॉज करेगा, तब उसी कंडीशन में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होगा। क्लियर? क्लास मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 टाइप्स की जो इम्यूनिटी है, इननेट और नेचुरल इम्यूनिटी है, और सेकंड जो मैंने आप लोगों को बताया था एक्वायर्ड और अडॉप्टिव इम्यूनिटी है। तो इसमें जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस लेक्चर में जो बात कवर होगी वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में ही होगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो है इसमें मैंने आपको इसमें जो आपके कंटेंट्स में इंक्लूड है उसमें है व्हाट आर 4 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें मैं बेसिकली आप लोगों को 4 टाइप्स बताऊंगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। फर्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एक्टिव इम्यूनिटी। जो फर्स्ट टाइप है पैसिव इम्यूनिटी की, इनकी मज़ीद क्लासीफाई किया गया है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। सो व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी ये है जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंड्यूसेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीजन। प्री फॉर्म्ड मीन्स क्या है? ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो पहले से बनी हुई हैं, मतलब कि कहीं आउटसाइड द बॉडी बनेंगी, उस इंसान में नहीं बनेंगे जिसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, किसी और इंसान में बनी है या किसी और ऑर्गेनिज्म में बनाकर प्री फॉर्म मतलब से बिल्कुल रेडी टू एक्शन के लिए जो हैं एंटीबॉडीज़ वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएंगी। इन्हें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ कह रहे हैं। इंड्यूसेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीजन। तो व्हाट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी? रेडीमेड एंटीबॉडीज। जस्ट these are ready-made antibodies. Natural passive immunity is receiving antibodies from an external source naturally. नेचुरल से पता चल रहा है कि किसी एक्सटर्नल सोर्स में
एक्सटर्नल सोर्स में भी बन रही है ना, हमने बाहर जब बनाई है या तो नेचुरली बनी है या फिर आर्टिफिशियल बनी है। तो नेचुरल पैसिव से पता चल रहा है कि वो बाहर बनी है, बट कैसे बनी है, नेचुरली ही बनी है, हमें खुद से नहीं बनानी पड़ी। तो कहाँ पर नेचुरली बनी है, मदर में बनी है, और कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, फीटस में वाया क्लोस्ट्रम एंड टू न्यू बॉर्न वाया ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, मदर में बनी है, नेचुरली मदर में बनती हैं, हम लोग नहीं बनाएंगे। और वो कहाँ पर ट्रांसफर हो रही हैं, फीटस में ट्रांसफर हो रही हैं, वहाँ पर ऐसे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी। सेकेंड टाइप जो है वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल से पता चल रहा है कि हमने वो पैसिव है, बट हमने खुद से उसे प्रिपेयर किया है। तो कहाँ पर प्रिपेयर हुई है, रिसीविंग एंटीबॉडीज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स वाया इंजेक्शन, by injection, for example blood transfusion of monoclonal antibodies। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में मैं आप लोग को पूरा एक लेक्चर डिलीवर करूँगी। ठीक है, उसमें आप लोग हम अगर कॉन्सेप्ट पहले से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो मैं आप लोग को इसको सही से डिफाइन करूँगी। तो ठीक है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो एग्जांपल आ रही है वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की आ रही है। ब्लड के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो किसी और इंसान का ब्लड जब हम किसी और में किसी रिक्वायर्ड जिसे ज़रूरत है उसमें ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उसी एक तरह से हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके क्लास, इन दोनों का क्लियर है। नेचुरल जो है वो उसमें मदर टू फीटस ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाय ब्रेस्ट मिल्क एंड क्लोस्ट्रम से, और जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है वो हम ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके क्लास, क्लियर। सेकेंड टाइप इज एक्टिव इम्यूनिटी, और इसे भी हमने जो है दो में क्लासिफाई किया है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। So what is active immunity? We can define active immunity as resistance induced after contact with foreign antigen. Foreign antigen mean कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, उस कंडीशंस में जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। और इसमें जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या है, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन। एंटीबॉडीज जो कि पैथोजेनिक इन्फेक्शंस के मतलब किसी भी जैसे मीजल्स वगैरह या किसी भी कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी डिजीज़ की कंडीशन में, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पैथोजन की कंडीशन में प्रोड्यूस हो रही हैं, उसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। जी एक्सपायर टू एंटीजन, उस कंडीशन में जो प्रोड्यूस हुई हैं वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है कि हमारी बॉडी में खुद से ही प्रोड्यूस हो गई, हमें खुद से नहीं ट्रांसफ़र करनी पड़ी। किसी भी एंटीजन पैथोजन के आने अराइवल की कंडीशन में हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट खुद ही से प्रोड्यूस हो गई है। और जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है ये किसी इन्फेक्शन की कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं हो रही है हमारी बॉडी में, इसे हम बाहर से जो है बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू अ कंट्रोल्ड एक्सपायर टू एन अटेनुएटेड पैथोजन लाइक वैक्सीनेशन। वैक्सीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैक्सीन के थ्रू जो हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किसी भी पर्सन को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लास अब 4 टाइप्स के बारे में आप लोग क्लियर हैं। अगर इन चारों के बारे में कुछ भी आप मुझे पूछना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे अभी कमेंट्स में बताएं।
क्लास अभी मुझसे पूछा किसी ने व्हाट इज क्लोस्ट्रम। तो क्लोस्ट्रम जो है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो है फर्स्ट फीड करवाते हैं बेबी को, उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम में एंटीबॉडीज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है थ्रू आउट जो है ब्रेस्ट फीडिंग जब तक करवाते रहते हैं एंटीबॉडीज उसमें जो है वो मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होती रहती है। तो क्लोस्ट्रम क्या है? मिल्क इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, feeding immediately after delivery. Clear? ओके क्लास, नेक्स्ट जो है मैंने कंपैरिजन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का कंपैरिजन। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी विच प्रोवाइड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी। सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी में जो है जस्ट एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, बट एक्टिव इम्यूनिटीज में जो है एंटीबॉडीज और सेल्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड जो है इसमें रैपिड ऑनसेट है। रैपिड ऑनसेट मीन कि जैसे ही एंटीबॉडीज प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हमने बॉडी में इंसर्ट की फ़ौरन से उसका एक्शन शो होता है। स्लो बट एक्टिव इम्यूनिटी में है स्लो ऑनसेट। स्लो ऑनसेट मीन के जैसे हमने वैक्सीन किसी वैक्सीन लगाई है तो वैक्सीन फ़ौरन से अपना एक्ट नहीं शो करती, उससे भी टाइम चाहिए होता है 1 वीक 2 वीक 3 मंथ्स, उसके बाद जो है वो वैक्सीन जो है एक्टिव होती है। इस तरह इसका जो स्लो ऑनसेट है बट पैसिव इम्यूनिटी का रैपिड ऑनसेट है। पैसिव इम्यूनिटी में जो है मेमोरी सेल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे बट एक्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स मीन कि पैसिव इम्यूनिटी जब हमने किसी इंसान को प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लगाई हैं तो वो थोड़ी देर के लिए अपने एक्शन शो करती है, इफेक्ट शो करती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। उसमें कभी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती। बट एक्टिव इम्यूनिटी में देखा होगा कि बच्चों को जब हम उनकी स्टार्ट में ही वैक्सीन करवाते हैं उनको लाइफ टाइम के लिए उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या बेसिकली बन जाते हैं मेमोरी सेल्स बन रहे होते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में। और पैसिव इम्यूनिटी में यह है कि इम्यून सिस्टम नॉट इन्वॉल्व बट इन एक्टिव इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम इज इन्वॉल्व। क्लास क्लियर? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी कंपैरिजन। ओके क्लास, मैंने आपको ये जो है स्केड्यूल ऑफ एक्टिव रूटीन इम्यूनाइजेशन, इनका जो है हमने ड्यूरेशन टाइम पीरियड याद रखना है, किस टाइम पर कौन सी वैक्सीन जो है हम लगवाते हैं। तो सबसे पहले जो है 2 मंथ्स पर जो है डीपीटी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्थेरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस। डीपीटी और पोलियो की वैक्सीन 2 मंथ्स पर बेबीज को हम लगवाते हैं। उसके बाद 4 मंथ पर कौन सी है वही हम दोबारा रिपीट करवाते हैं, डीपीटी की और डिप्थेरिया, परट्यूसिस एंड टेटनस एंड पोलियो। मतलब इन चारों की ही दोबारा हमने 4th मंथ पर फिर से रिपीट करवाई वैक्सीन। 6 मंथ पर जस्ट जो है डीपीटी ही लगवाते हैं, पोलियो की इसमें डोज नहीं जाती। 15 मंथ्स पर क्या है? एमएमआर रिप्रेजेंट कर रहा है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला की जो है वैक्सीन 15 मंथ्स पर हम बच्चों को लगाते हैं। 15 से 24 मंथ्स के ड्यूरेशन में किसी भी टाइम जो है दोबारा से वही फर्स्ट डोज जो 2 मंथ्स पर 4 मंथ्स पर लगाई है डीपीटी और पोलियो की वैक्सीन दोबारा से लगवाते हैं बच्चों को। और 18 मंथ से 5 इयर्स में हम इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वैक्सीन करवाते हैं। 4 to 6 इयर्स पर डीपीटी, डिप्थेरिया, परट्यूसिस, टेटनस की, साथ में पोलियो की, और साथ में ही एमएमआर की जो 15 मंथ्स पर हमने लगवाई थी उसकी दोबारा से डोज रिपीट करवाते हैं। 14 to 16 इयर्स में डिप्थेरिया एंड टेटनस की वैक्सीन लगवाते हैं। क्लास, इसमें आप लोगों ने इसका टाइम याद रखना है। जैसे एमएमआर की वैक्सीन कब लगवाते हैं? 15 मंथ्स पर जो है एमएमआर की वैक्सीन लगवाते हैं बेबीज़ को। इसके साथ ही आप लोगों ने याद रखना है कि पोलियो की वैक्सीन कब लगवाई है, और डिप्थेरिया और टेटनस की लास्ट पे 14 to 16 इयर्स पर डिप्थेरिया और टेटनस की वैक्सीन करवाते हैं। ओके क्लास, क्लियर है आप लोग को ये बातें? अगर आप लोग इनमें से कोई भी पॉइंट अभी आप लोग का क्लियर नहीं हुआ या मज़ीद आप लोग डिटेल चाहते हैं तो अभी 5 मिनट्स हैं, मैं आप लोग को इसको क्लियर कर सकती हूँ। आप लोग पूछें कमेंट्स में मुझसे।
तो क्लास अब आप लोगों को क्लियर है व्हाट आर साइटोकाइन्स, एंटीबॉडीज मैंने आप लोगों को बताया और उसकी टाइप्स के बारे में बताया। 5 किस्म की एंटीबॉडीज की टाइप्स थी। इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में बताया। 2 टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्सेज थे, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया और प्राइमरी या इनेट इम्यूनिटी का मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व था, कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी, कौन से सेल्स इन्वॉल्व थे और लास्ट में इनका मैंने कंपैरिजन भी किया आप लोग का पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी का। लास्ट में मैंने आप लोग को बताया रूटीन स्केड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन। ओके हीरा, आपने कमेंट तो कर दिए, एवरीथिंग इज क्लियर, अब होनी भी चाहिए, होप सो इंशाल्लाह। क्लास अब मैं आप लोग की अटेंडेंस लगा रही हूँ।
क्लास मुझे बताएंगे ये आयशा जो एक है प्रेजेंट है वो कौन है? आयशा अपना पूरा नाम बताएंगी आप? आयशा इमरान है या आयशा शबीर है? ओके क्लास, मैंने आप लोग की अटेंडेंस लगा ली है और होप सो आप लोगों को मेरा लेक्चर ये समझ आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी बात मिस हो गई है या आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर जब हमारी इधर कॉलेज में क्लासेस होंगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं इसे दोबारा भी रिपीट करवा दूँगी बट आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो मेन बात है क्लियर होना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।